नमस्कार, नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BSHF 101 पर यूनिट 3 की MCQs का सेट। यूनिट 3 जो है ये है एमरजेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन और मैं साथ साथ ही हिंदी में भी डिस्क्राइब करती चलूंगी हर क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसका डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन्स रीबर्थ एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब the revival of interest in the classical civilizations of Greek and Rome। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म और जिसका उपयोग ग्रीस और रोम की शास्त्रीय सभ्यताओं में रुचि के पुनरुद्धार के लिए किया जाता है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है ह्यूमैनिस्ट्स यानी कि मानवतावादी। ऑप्शन बी है रिवाइवल यानी कि पुनरुद्धार। ऑप्शन सी है आपके पास रिनाइसेंस पुनर्जागरण, या ऑप्शन डी सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता। सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन सी रिनाइसेंस। पुनर्जागरण जो है इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म और इसका उपयोग जो है ग्रीस और रोम की शास्त्रीय सभ्यताओं में रुचि के पुनरुद्धार के लिए किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज बोकासिकोस डेस्मेरिन इज बेसिकली। इसमें आपको बताना है कि बोकासिको का डेस्मेरिन जो है वो मूल रूप से क्या है। ऑप्शन ए एन अचीवमेंट इन पेंटिंग, पेंटिंग में एक उपलब्धि है। ऑप्शन बी अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन इटालियन, इटालियन भाषा में कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन सी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन नेचर, की प्रकृति पर पुस्तकों का ये संग्रह है। ऑप्शन डी इज अ क्लासिफिकेशन फॉर डिस्कवरीज ऑफ जर्नल लॉज, सामान्य कानूनों की खोज के लिए ये एक वर्गीकरण है। तो सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन इटालियन। इटालियन भाषा में स्टोरीज की कलेक्शन जो है वो आपका बोकासिको डेस्मेरिन है। बोकासिको का जो डेस्मेरिन है, डेस्मेरिन के अंतर्गत सारी कहानियां हैं जो इटालियन भाषा में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड द टाइम पीरियड फ्रॉम 1300 टू 1650 इन यूरोप कॉल्ड, कि इसमें आपको बताना है कि यूरोप में 1300 से लेकर 1650 से समय अवधि क्या कहलाती है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है रिनाइसेंस यानी कि पुनर्जागरण। ऑप्शन बी इज द रिवोल्यूशन ऑफ थॉट, विचार की क्रांति। ऑप्शन सी इज एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति का विकास, या ऑप्शन डी द साइंटिफिक एक्सप्लोजन, वैज्ञानिक विस्फोट। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस जो है ये पीरियड था 1300 से लेकर 1650 तक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिनाइसेंस वे ऑफ थिंकिंग वाज, विचार के पुनर्जागरण के तरीके की मुख्य विशेषता आपको बतानी है कि क्या थी। ऑप्शन ए है आपके पास ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवतावाद। ऑप्शन बी इज सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन सी इज नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, एंड ऑप्शन डी इज विलिंगनेस टू लर्न एंड एक्सप्लोर यानी कि सीखने और तलाशने की इच्छा। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए ह्यूमैनिज्म। देखिए चारों ही ऑप्शन जो है ह्यूमैनिज्म, सेकुलरिज्म, नेचुरलिज्म एंड द विलिंगनेस टू लर्न एंड एक्सप्लोर, ये सब रिनाइसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी विशेषताएं हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य विशेषता जो है वो है आपका ऑप्शन ए ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म होता है मानवतावाद। यह मनुष्य को नैतिकता प्रदान करने वाले विचार को नैतिक रखने के लिए एक प्रणाली को संदर्भित करता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर डिड द रिनाइसेंस बिगिन, आपको बताना है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए इज इंग्लैंड, ऑप्शन बी इज जर्मनी, ऑप्शन सी इज फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज इटली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इटली। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ग्रुप ट्राइड टू स्प्रेड कैथोलिक टीचिंग आफ्टर रिफॉर्मेशन, सुधार के बाद किस समूह ने कैथोलिक शिक्षण को फैलाने की कोशिश की। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए इज प्रोटेस्टेंट्स, ऑप्शन बी इज एनाबैप्टिस्ट, ऑप्शन सी इज कैल्विनिस्ट एंड ऑप्शन डी इज जेसुइट्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी जेसुइट्स। याद रखिए कि जो जीसस के लोग थे उन्होंने जो है वो कैथोलिक
टीचिंग को स्प्रेड किया आफ्टर रिफॉर्मेशन। वैसे रिफॉर्मेशन के दौरान तो जो प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हुआ था वो भी एक मतलब बहुत ही मेन मूवमेंट रहा। तो पर आपको ये बताना है कि उसके टू स्प्रेड टीचिंग आफ्टर रिफॉर्मेशन, तो रिफॉर्मेशन के बाद जिन्होंने फैलाई वो थे जीसस के लोग, द जेसुइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 इज फ्रांसिस बेकन एम्फसाइज्ड द, फ्रांसिस बेकन ने किस बात पर जोर दिया? चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए इज स्कोलिस्टिक मेथड ऑफ स्पेकुलेशन, यानी अटकलों का विद्वान तरीका। ऑप्शन बी इज मेटाफिजिक्स ऑफ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के तत्व मीमांसा। ऑप्शन सी इज मार्क्सिस्ट मेथड, मार्क्सवादी पद्धति। या ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड अगेंस्ट स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ द स्कोलास्टिक, यानी स्कोलास्टिक की सट्टा विधि के खिलाफ आगमनात्मक विधि। तो सही जवाब जो है वह आपका ऑप्शन डी ही है, इंडक्टिव मेथड अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ स्कोलास्टिक, कि फ्रांसिस बेकन ने स्कोलास्टिक की सट्टा विधि के खिलाफ आगमनात्मक विधि पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड, दुनिया को सफलतापूर्वक प्रसारित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए इज वास्को डी गामा, ऑप्शन बी इज बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी इज मैगेलन एंड ऑप्शन डी इज एडोल्फ हिटलर। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, मैगेलन। मैगेलन वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड, यानी कि मैगेलन जो है ये दुनिया के सफलतापूर्वक प्रसारित करने वाले, पूरी दुनिया को सफलतापूर्वक प्रसारित करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक द गुटेनबर्ग्स बाइबल वाज ब्रोट आउट इन द ईयर, गुटेनबर्ग की पहली जो मुद्रित पुस्तक थी किस वर्ष में वो प्रकाशित हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए इज 1430, ऑप्शन बी इज 1456, ऑप्शन सी इज 1522 एंड ऑप्शन डी इज 1556। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1456। 1456 में गुटेनबर्ग की पहली मुद्रित पुस्तक जो थी ये निकाली गई थी, फर्स्ट जो प्रिंटेड बुक थी ये निकाली गई थी। और मुद्रण के आविष्कार से पहले, प्रिंटिंग जब डेवलप हुई उससे पहले जो किताबें हैं वो हाथों से लिखी जाती थी, जिसको मतलब हैंड रिटन बुक्स होती थी। हैंड रिटन को क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज नेम द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल ऑर्ब्स, आपको स्वर्गीय ऑर्ब्स की क्रांति पर पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए इज कॉपरनिकस, ऑप्शन बी इज जियोर्डानो ब्रूनो, ऑप्शन सी इज गैलीलियो गैलीली एंड ऑप्शन डी इज वेस्लियस। तो सही जवाब जो है वो है आपका विकल्प ए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस की यह किताब जो है द ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल ऑर्ब्स, यह पुस्तक जो है 1543 में ये पब्लिश हुई थी। इसी वर्ष कोपरनिकस की मृत्यु भी हो गई थी। तो आप ये भी याद रखिए कि कोपरनिकस की मृत्यु कब हुई थी? 1543 में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज फॉर प्रॉफिट इज नोन एज, कि लाभ के लिए वस्तुओं के उत्पादन की एक आर्थिक प्रणाली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इज एम्पिरिसिज्म, यानी कि अनुभववाद। ऑप्शन बी इज कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। ऑप्शन सी इज एब्सोल्यूटिज्म, यानी निरपेक्षता। एंड ऑप्शन डी इज स्कोलास्टिज्म, यानी कि स्कोलास्टिकवाद। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है कि लाभ के लिए वस्तुओं के प्रोडक्शन को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में इसमें जाना जाता है। और बाकी ऑप्शंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको थोड़े थोड़े वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑप्शन ए क्या था? एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म इज अ मेथड ऑफ प्रूफ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, कि आपकी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर प्रूफ जो देना होता है उसके मेथड को, उसकी विधि को क्या बोलते हैं? एम्पेरिसिज्म, अनुभववाद। ऑप्शन सी क्या था? एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? इट इज अ डेपोटिज्म, अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर हैज एब्सोल्यूट पावर, मतलब कि सारी जो शक्ति होती है, सारी जो पावर होती है वो रूलर के हाथ में होती है। एंड ऑप्शन डी जो था वो था आपका स्कोलास्टिज्म,
यानी कि स्कोलास्टिकवाद। स्कोलास्टिकवाद क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ थॉट बेस्ड ऑन एरिस्टोटलियन लॉजिक, कि एरिस्टोटलियन जो तर्क है उसके आधार पर, एरिस्टोटलियन लॉजिक के आधार पर आपकी सोचने की शक्ति, उस पर, उसके आधार पर विचार करना होता है स्कोलास्टिज्म। तो जो इस क्वेश्चन में था वो आपका था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया भी कि एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, जिसका जो कमोडिटीज जो हैं वो, उनका प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होता है। तो आप सभी ऑप्शंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इनमें से भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 इज 1/10 of annual produced from land paid as contribution to church। चर्च से योगदान के रूप में भुगतान की गई भूमि से उत्पादित वार्षिक का 10वां हिस्सा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इज टीदे यानी कि दशमांश, ऑप्शन बी इज सैक्रामेंट यानी संस्कार, ऑप्शन सी इज गॉथिक एंड ऑप्शन डी इज गिल्ड। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए टीदे। टीदे इज द 1/10 ऑफ एनुअल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंड पेड एज कंट्रीब्यूशन टू चर्च। कि दशमांश किसे कहते थे? चर्च से योगदान के रूप में भुगतान जो की जाती थी भूमि, तो उस भूमि का जो 1/10 हिस्सा होता था वो हम चर्च को, जो उस टाइम लोग थे वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो 1/10 कंट्रीब्यूशन क्या कहलाता था? टीदे, दशमांश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13 इज सेकुलर ह्यूमनिस्ट्स बिलीव्ड दैट द डैश शुड नॉट रूल सिविक मैटर्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष जो मानवतावादी थे उनका मानना था कि डैश को नागरिक मामलों पर शासन नहीं करना चाहिए। कि किसको नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट मोनार्क्स यानी पूर्ण जो सम्राट है उसको, ऑप्शन बी इज नोबिलिटी, ऑप्शन सी इज चर्च, या ऑप्शन डी नॉन इलेक्टेड असेंबलीज, कि जो गैर निर्वाचित विधानसभाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी चर्च। चर्च जो धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी हैं, जो सेकुलर ह्यूमनिस्ट हैं, उनका मानना था कि जो चर्च है उसको नागरिक मामलों पर शासन नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ धार्मिक मामलों पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब मार्टिन लूथर। कि मार्टिन लूथर को निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो उनको सूट नहीं करता, उनको सही से वर्णित नहीं करता है? ऑप्शन ए इज ही ऑथर्ड 95 थीसिस which expressed grave concerns about the seal of indulgences। कि उन्होंने 95 थीसिस को अधिकृत किया जिन्होंने भोग की बिक्री के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी। ऑप्शन बी इज ही वाज एन इंग्लिश रिफॉर्मर whose body was exhumed and then burnt for heresy। कि वह एक अंग्रेजी सुधारक थे जिसके शरीर को ढक दिया गया था और फिर विधर्मियों के लिए जला दिया गया था। ऑप्शन सी है ही स्पार्क द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। तो इसमें है कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रांति को जन्म दिया था। और ऑप्शन डी ही वाज अ मॉन्क एंड प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी इन विटेनबर्ग जर्मनी। कि वह जर्मनी के विटेनबर्ग में एक भिक्षु और धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज he was an English reformer whose body was exhumed and then burnt for heresy। ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ना ही वो एक इंग्लिश रिफॉर्मर थे। तो ये कथन जो है ये उनके बारे में बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं था। बाकी जो थे ऑप्शन ए, सी एंड डी ये उनको सही डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन जनरेट क्या होता है कि 95 थीसिस के ऑथर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, वो मार्टिन लूथर थे और जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन को स्पार्क किया, सबसे ज्यादा योगदान जिनका रहा वो मार्टिन लूथर थे। और मार्टिन लूथर वैसे पूछा जा सकता है कि ये कहां से बिलोंग करते थे? जर्मनी से ये बिलोंग करते थे और थियोलॉजी के प्रोफेसर थे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन स्विट्जरलैंड द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन वाज लेड बाय। इसमें आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट क्रांतिकारी जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था, उसके लीडर कौन थे? ऑप्शन ए आपके पास है जिंगली एंड कैल्विन, ऑप्शन बी किंग हेनरी 8, ऑप्शन सी है मार्टिन लूथर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, जिंगली एंड कैल्विन। जिंगली और कैल्विन जो है
इन दोनों ने स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट क्रांति का नेतृत्व किया था। और जो बाकी ऑप्शंस है उनके बारे में भी बता दूं मैं कि किंग हेनरी 8 जो है ये इंग्लैंड में इनको उसका हेड भी बनाया गया था, जो चर्च जो कमेटी बनी थी, तो ये इंग्लैंड में इन्होंने इस रिवॉल्यूशन को लीड किया, और मार्टिन लूथर ने किया था जर्मनी में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो यूनिट 3 थी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका डिस्क्रिप्शन तो यहीं तक था। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने सारे आपको छांट करके दिए हैं, और आशा है कि आप सारे इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और अच्छे अंक हासिल आप करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ कि मैं जल्दी ही आपके लिए और अगली यूनिट पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है नई वीडियोस की तो सब्सक्रिप्शन बटन के साथ जो बेल है बेल प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। थैंक यू।